बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है रिलेशन, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। लेकिन इस लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आपने अब मेरी अगर प्रीवियस इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा है रिलेशन से रिलेटेड, तो पहले आप उसको देख लें और फिर उसके बाद आप इस वीडियो पर मूव करें ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन। ठीक है जी, रिलेशंस कौन सी? बाइनरी रिलेशंस। तो रिलेशंस की एक्चुअली 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन टेल्स द नेचर और टाइप ऑफ द रिलेशंस। ठीक है जी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आपका जो रिलेशन था उस रिलेशन की नेचर क्या है और उस रिलेशन की टाइप क्या है। ये नेचर और टाइप अभी थोड़ी देर के बाद ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं जो हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हमने डिस्कस करना है आज। पहली प्रॉपर्टी से कहते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, थर्ड है एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इररिफ्लेक्सिव एंड एसिमेट्रिक। तो ये टोटल 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेशंस की, जो हमने देखना है कि वो कौन सी ऐसी रिलेशंस हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हैं। ठीक है जी, तो आज हमने ये बात समझनी है। तो चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सपोज कीजिए कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ a comma a belongs to R। सिंपल, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a belongs to R। तो अगर आपका रिलेशन R, आपके पास कोई रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन R उस वक्त रिफ्लेक्सिव होगा कि जिस सेट के ऊपर उस रिलेशन को डिफाइन किया गया है। सपोज सेट A के ऊपर रिलेशन को लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि सेट A के तमाम मेंबर जो हैं वो सेल्फ लूप कर रहे हो, यानी A कॉमा A बेसिकली सेल्फ लूप कहता है, या ऑर्डर्ड सेम नंबर्स के साथ उसका ऑर्डर्ड पेयर्स हो और वो तमाम के तमाम बिलोंग करते हों उस रिलेशन R से, तो इट मीन्स कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है जी, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक रिलेशन है और ये रिलेशन R1 है, और ये रिलेशन है फॉर एग्जांपल ये रिलेशन R1 है जो सेट A पर डिफाइन किया गया है, और वो सेट है आपके पास 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, तो इस सेट से टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो 2 पावर 16 रिलेशन यहाँ पर पॉसिबल है। इनमें से 6 रिलेशंस को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जी, मैं इसको ऐसे करूँ स्क्रीन, ये 6 रिलेशन है। ठीक है जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताएं कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि आप पहले सेट को देखिए, सेट के एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम सेट, वो तमाम रिलेशन जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 मौजूद होगा, वो तमाम के तमाम जो रिलेशन हैं वो रिफ्लेक्सिव होंगे। ठीक है जी, इसमें से कोई एक भी मिसिंग नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कि सेट के अंदर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 4 नहीं है, तो इट मीन्स कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो एक सेट के अंदर जितने सारे मेंबर्स हैं उन तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स उन्हीं के साथ होना चाहिए, यानी वो सेल्फ लूप होने चाहिए। हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी, जैसे कि इस डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि इफ़ ए कॉमा, अच्छा जी ये बात हो रही है इफ़, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, तो इस चीज़ को भी आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कि अगर आपका जो बाइनरी जो रिलेशन है उसके अंदर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, तब आपने देखना होगा कि उसमें सेम नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है। ठीक है जी, तो सेम नंबर का अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो आपका वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इफ़ की बड़ी सिग्निफिकेंस है, तो अब आपको भी आगे चलकर बताता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो नोट कीजिए, इस रिलेशन में 1 1 है, 2 2 भी है और 4 4 भी है, बट इस रिलेशन के अंदर चूंकि 3 3 नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 को चेक कीजिए, 1 1, अच्छा और नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है जी, और नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 1 1 2 2 3 3 4 4 उस सेट के जो नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम नंबर सेम नंबर्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने चाहिए, और वो ज़रूर उस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप R2 को देखें तो उसमें 1 1 है, 1 2 है और 2 1 है, ना तो 2 2 है, 3 3 4 4 मिसिंग है, ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस R3 को देखें, 1 1 2 2 3 3 4 4, राइट, तो इसमें ये चारों के चारों नंबर्स मौजूद हैं, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 और नंबर्स हैं, इनसे हमें कोई काम नहीं है, अगर ये हैं तो भी ठीक है और अगर ये नहीं है तब भी ठीक है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। R4 को चेक कीजिए, 2 1 3 1 3 2 4 1 बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी सेम नंबर के साथ ऑर्डर पेयर नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है यहाँ पर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
R5 को चेक कीजिए, 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ 3 3 भी है और यहाँ 4 4 भी है, तो R5 भी रिफ्लेक्सिव है। R6 तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 3 4। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर। तो ये देखें सोल्यूशन के अंदर मैंने लिख दिया है कि द रिलेशन R3 एंड R5 आर रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, देखें यहाँ पर हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि R3 और R5 के अंदर जो है वो 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे पेयर्स मौजूद हैं। तो रिलेशन R3 एंड R5 आर रिफ्लेक्सिव बिकॉज बोथ कंटेन ऑल पेयर्स ऑफ A, A। ठीक है जी, तो जो सेट में जो नंबर्स गिवन थे उन तमाम नंबर्स के ऑर्डर पेयर सेम नंबर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4। तो हम उसको कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, थोड़ी सी जर्नल एग्जाम्पल है। यानी इन जर्नल एग्जाम्पल का फ़ायदा ये है कि इंट्यूटिवली आपको ये बात समझ आ जाएगी कि किस तरह के सिनेरियोज़ के अंदर जो है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं। सपोज़ कीजिए कि लेट ए बी अ स्टूडेंट एंड आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए। ठीक है जी, सेट ए है हमारे पास जो बेसिकली सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और हम एक रिलेशन आर ड्रॉ करते हैं, एक बाइनरी रिलेशन आर ड्रॉ करते हैं सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, और ये जो बाइनरी रिलेशन है ये किस कंडीशन के थ्रू ड्रॉ हो रहा है, ये इस कंडीशन के थ्रू ड्रॉ हो रहा है, जैसे कि आपको याद होगा कि हम इसको इस तरह लिखते थे कि फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी जी, ठीक है, सेट का पार्ट है सच दैट, और यहाँ हमने वो कंडीशन लिखी है कि इफ़ ए फॉर एग्जांपल इस तरह करके, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इस बाइनरी रिलेशन के अंदर एक तो ये कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होंगे कि इफ़ ए समथिंग जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि प्रीवियस केस के अंदर हमने देखा था ए लेस देन बी, तो हमने मेजर जो आपका कंप्लीट जो सेट है फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी का, उसमें से सिर्फ उन्हीं ऑर्डर पेयर्स को चूज़ किया था जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की बात की जा रही है, तो ज़रा इसको समझिए। तो आपसे ये कह रहे हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है जी, एंड आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए पर रिलेशन डिफाइन की जाती है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ तक तो बात हो गई है सेट के अंदर ए कॉमा बी की। अब वो आपसे कहते हैं कि इस सेट के अंदर कौन लोग हो सकते हैं, इस सेट के अंदर कौन से बाइनरी रिलेशंस वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं। इफ़ ए नॉमिनेट्स बी एज अ कैंडिडेट फॉर अ क्लास सी आर, ए नॉमिनेट बी, इसमें इस सेट के अंदर सिर्फ वो मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें ए जो है वो बी को नॉमिनेट करता है क्लास सी आर के लिए। ठीक है जी, अब क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों? ये रिलेशन उस वक्त रिफ्लेक्सिव होगा इफ़ एवरीवन नॉमिनेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर कोई अपने आप को नॉमिनेट करता है, अगर कोई अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट और एज अ क्लास सी आर, तो हम ये कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके समझ आ गया होगा। फिर से हम इसको देखते हैं कि सेट ऑफ स्टूडेंट हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि उनके दरमियान, दो डिफरेंट स्टूडेंट्स के दरमियान आपने क्या किया है, बाइनरी रिलेशन ड्रॉ किया है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि इसमें जो ए पार्ट है वो बी, यानी ए जो है वो बी को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है जी, एज अ कैंडिडेट फॉर द क्लास सी आर। ठीक है, क्लास सी आर के लिए ए जो है वो बी को नॉमिनेट कर सकता है। तो क्या ये बाइनरी रिलेशन होगा? तो आप कहेंगे यकीनन ये बाइनरी रिलेशन सिर्फ उस वक्त हो सकता है इफ़ एवरीवन नॉमिनेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर कोई अपने आप को खुद भी नॉमिनेट कर सकेगा तो इट मीन्स कि वो रिलेशन बाइनरी रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, शायद हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए कि एक सेट है आपके पास ए बी द सेट ऑफ अ कोर्सेज एंड आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, सो दैट फॉर टू कोर्सेज ए कॉमा बी इज इन ए एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। सपोज कीजिए कि सेट ए जो है आपके पास वो डिफरेंट कोर्सेज हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डिफरेंट कोर्सेज हैं, और वो आपसे कहते हैं कि एक रिलेशन आर है जो बेसिकली रिलेशन आर डिफाइन किया जाता है ए पर, यानी ए क्रॉस ए आप बनाते हैं फॉर टू कोर्सेज ए एंड बी इज इन ए। तो इसका मतलब है कि आपके पास डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। तो आप बताएं कि ये जो है ये बाइनरी रिलेशंस जो है आपने अभी लिखा है फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट कोर्सेज का, ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ हम ये कह रहे हैं कि कंडीशन ये वाली आपने लगानी है, और वो कंडीशन ये है कि देयर फाइनल एग्जाम्स आर शेड्यूल इन दी सेम टाइम पीरियड। ठीक है जी, यानी क्या बात हो गई? बात ये हो गई है, बात आपने ये की है कि जो ए कॉमा बी है आप कह रहे हैं कि सच दैट ये उस वक्त होगा कि जब क्या होगा कि ए एंड बी हैव एग्जाम्स
ऑन सेम डे, ऑन सेम डे, इन दोनों के जो है वो सेम डे पर अगर एग्जाम्स होता है तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल ये रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा आपका। क्यों? क्योंकि सेम डे पर एग्जाम होने का मतलब ये होता है कि क्लियरली फॉर एनी कोर्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो किसी भी कोर्स का एग्जाम जो है अगर आप उसको सेल्फ लूप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑर्डर पेयर के अंदर दोनों सेम नंबर्स होते हैं तो इट मीन्स कि उनका ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब उनका एग्जाम जो है वो सेम डे के ऊपर हो। ठीक है जी। अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है तो इट मीन्स कि इन दोनों के दो डिफरेंट डेज के ऊपर एग्जाम्स होंगे ना। ठीक है जी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जो है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है कि अगर जो कोर्सेज हैं उनका जो एग्ज़ाम्स हैं वो सेम डे के ऊपर हो जाए। तो अगर दो कोर्सेज पे एग्ज़ाम सेम डे पर होने का मतलब ये होता है कि ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी, तो ए इज़ इक्वल टू बी का मतलब हो जाएगा ए कॉमा ए। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो हम कहेंगे कि आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। रिफ्लेक्सिव, फॉर एग्जांपल ए में कोर्सेज हैं और कोर्सेज का उसी कोर्सेज के दरमियान आप जो है वो बाइनरी रिलेशन बना रहे हैं, तो इस तरह की रिलेशन आपके पास बन गई हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताएं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो आप कहेंगे यकीनन ये रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रिफ्लेक्सिव होगा इफ़ एंड ओनली इफ देयर फाइनल एग्जाम्स आर शेड्यूल एट द सेम टाइम पीरियड। अगर उनके फाइनल एग्जाम सेम टाइम पीरियड पर शेड्यूल होंगे तो होंगे। और फाइनल एग्जाम सेम टाइम पीरियड पर शेड्यूल होने का मतलब ये है कि आप इसको ये ले सकते हो, एक कोर्स का जो फाइनल एग्जाम है वो तो ऑफ कोर्स एक ही टाइम पीरियड पर होगा ना, तो उसको आप इस तरह लूप कर सकते हो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर सेम टाइम पीरियड पर शेड्यूल होगा तो ऐसी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। ठीक है। तो इंट्यूटिवली इस चीज़ को थोड़ा सा सोचेंगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगी समझने में। और एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि ए बी द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी। एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का एंड लेट अस डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन आर ऑन ए सच दैट ए कॉमा बी इज़ इन आर। ठीक है जी। यहाँ तक हमारी बात हो गई कि ए कॉमा बी इज़ इन आर। ठीक है। अब कंडीशन क्या लगी हुई है, ये सच दैट ए डिवाइड्स बी। ठीक है जी। और बी डिवाइडेड बाय ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइडेड बाय ए। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सारे के सारे। ए जो है वो बेसिकली बाइनरी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स थी, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स आ सकते हैं जिसके अंदर ए जो है वो बी को डिवाइड करता हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप नोट करें तो बहुत सारे नंबर पॉसिबल होंगे, लेकिन ये भी हमें पता है कि हर नंबर अपने नंबर को खुद डिवाइड करता है। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1 हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय, यानी कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब ये है कि ए डिवाइड्स बी में वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे जो सेल्फ लूप करते होंगे। मिसाल के तौर पर 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। सिंस यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, सिंस एन इंटीजर ऑलवेज डिवाइड इटसेल्फ। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि एग्जांपल 5 है। हम कहते हैं कि व्हेन अ बाइनरी रिलेशन आर ऑन अ सेट इज़ अ प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म। अब चलिए एक नई तरीके से आपको बात बता रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू डिटरमाइन वेदर द बाइनरी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। टेबुलर फॉर्म में लिखें या इन शॉर्ट मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें, एक ही बात होती है। तो उसको आप कैसे देख सकते हैं? सपोज कीजिए कि to be specify the binary relation on a set is a reflexive if and only if all the set on the main diagonal of the table contain check mark or 1। ठीक है जी। टेबल बनाएं यहाँ आप इसमें जो है वो मार्क कर लें, 1 0 मार्क कर लें। अब ऊपर मेरे पास जो एग्जांपल थी आपने उसमें से जो रिफ्लेक्सिव थी आई थिंक R5 और R4 जो रिफ्लेक्सिव थी उसमें से एक रिफ्लेक्सिव को आपने रिलेशन को आपने इसकी मैट्रिक्स बना ली है। ठीक है जी। ये आप कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म करना आपको सिखाया था, ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रिलेशन थी, उस रिलेशन की आपने ये एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दी। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि जिस रिलेशन की ये मैट्रिक्स है क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने ये चेक करना है कि जो डायगोनल एलिमेंट है आपके पास वो सारे ऑन यानी 1 होने चाहिए। अगर ये डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हैं तो आप आंख बंद कर कह सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। ठीक है जी। इसको बताएं, इसमें 1 1, अच्छा जी, इसमें डायगोनल भी आपने ये वाला डायगोनल देखना है, इसे हम कहते हैं मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। तो आपने इसके अंदर नॉन लीडिंग डायगोनल्स को नहीं देखना, यानी इस डायगोनल को नहीं देखना, आपने हमेशा इस डायगोनल को देखना होगा।
तो अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट तमाम के तमाम 1 हो तो इट मीन्स कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट में से या तो सारे ज़ीरो हों या एटलीस्ट कोई एक नंबर भी ज़ीरो होगा तो इट मीन्स कि वो रिलेशन जो है वो नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव को आप मेट्रिसेस के थ्रू या टेबुलर फॉर्म के थ्रू भी इजीली जज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर आप किसी रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव है उसका डायग्राफ बनाते हैं, या डायग्राफ कहते हैं इसे आप, या आप इसे डायरेक्टेड ग्राफ भी कहते हैं। तो आपके लिए मैं एग्जांपल ये छोड़ता हूँ कि जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी है उस एग्जांपल में से जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसको आपने इस तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ में चेंज कर देना है। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो सपोज़ कीजिए कि ये जो ए बी सी डी हैं ये बेसिकली वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ये आपके वर्टिसेस हैं, और आप नोट करें कि यहाँ पर ये हर वर्टेक्स जो है वो सेल्फ लूप कर रहा है, हर वर्टेक्स सेल्फ लूप कर रहा है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं बता रहा हूँ कि ये किस रिलेशन से बनी है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई डायरेक्टेड ग्राफ मौजूद हो और उसमें हर वर्टेक्स जो है वो बेसिकली सेल्फ लूप बना रहा हो, सेल्फ लूप कर रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ गया होगा। सिंपली रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि जिसमें ए कॉमा ए बिलोंग करते हो आर से, यानी सेट ए के जितने मेंबर्स हैं वो सेट अपने नंबर्स के साथ जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स यानी सेम वैल्यूज़ के साथ वो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हों और उस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हों, तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जो रिलेशन की सेकंड टाइप है इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो सपोज कीजिए कि एक रिलेशन आर है, उसके अंदर ए कॉमा बी मौजूद हैं, अगर बी कॉमा ए भी उसके अंदर मौजूद होगा वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन सिमेट्रिक होगी। तो इसको पहचानना बहुत आसान होता है। सपोज कीजिए कि एक सेट है, लेट ए बी अ सेट ऑफ अ स्टूडेंट एंड लेट आर बी द बाइनरी रिलेशन ऑन ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो है इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ इन द क्लास दैट बी इज़ इन। ए उसी क्लास में है जिस क्लास के अंदर बी है। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब होगा? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? आप कहेंगे यकीनन ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इफ़ बी इज़ इन ए, बी इज़ इन क्लास दैट ए इज़ इन, then clearly B is also in a class that A is in। तो इसका मतलब ये होगा कि बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हाँ ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। क्यों? हम कहते हैं कि B उसी क्लास में है जिस क्लास में A है, तो इसका मतलब ये होता है कि A भी उसी क्लास में होगा जिस क्लास के अंदर B होगा। तो इट मीन्स A कॉमा B बिलोंग्स टू B कॉमा A। इट मीन्स कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगी। तो सिमेट्री ढूंढना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कि लेट ए बी द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड टी बी द बाइनरी रिलेशन ऑन ए सच दैट ए कॉमा बी इज इन टी इफ एंड ओनली इफ ए ग्रेटर देन एन इक्वल टू बी। अच्छा जी, मैं इसको जो है वो फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ, स्ट्रिक्टली कर लेता हूँ, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि इसको हमने कुछ इस तरीके से हमने बात की है कि हम ये कह रहे हैं आपके साथ कि आपके पास जो है वो ए कॉमा बी है इस रिलेशन आर के अंदर, और सच दैट हम ये कह रहे हैं कि जिसमें ए ग्रेटर देन बी हो। सिर्फ वो मेंबर्स, वो ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ आ सकते हैं जो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी होगा, बट यहाँ पर बी ग्रेटर देन ए नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क्या यहाँ पर 10,9 होगा इस ऑर्डर पेयर के अंदर, तो ऑफ कोर्स 10,9 इसमें ऑर्डर पेयर में होगा क्योंकि ए जो है वो बी से ग्रेटर है। क्या इस ऑर्डर पेयर के अंदर 9,10 होगा? 9,10 नहीं हो सकता क्योंकि इस ऑर्डर पेयर की कंडीशन ये है कि इसके अंदर सिर्फ वो क्लास आ सकती है जिसके अंदर ए ग्रेटर देन बी हो। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि 4 डिफरेंट सेट्स हैं, एक सेट है ए बी सी, और सपोज़ कीजिए कि एक मेन सेट है ए बी सी, यूनिवर्सल सेट है जो एम्प्टी है बेसिकली। वी एक रिलेशन है जो ए और बी के इक्वल है। अच्छा सॉरी, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये एक सबसेट है। यानी आपने ए क्रॉस ए पर रिलेशन बनाई और उसके 4 डिफरेंट रिलेशंस को यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कर दिया।
तो आप देखिए कि यहाँ पर 4 डिफरेंट रिलेशन है। कौन कौन से हैं? एक रिलेशन है आपके पास एम्प्टी रिलेशन है, यानी एक एम्प्टी सेट है। एक रिलेशन है, एक सेट है आपके पास V जिसके अंदर एलिमेंट हैं A B B, और एक बाइनरी रिलेशन है W A B B A, और एक बाइनरी रिलेशन है X जो बेसिकली शो करता है कि वो A क्रॉस A है। इन शॉर्ट इसे आप यूनिवर्सल भी कह सकते हैं। तो आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो पहले आपको बताते हैं V के लिए, क्या ये V सिमेट्रिक होगा? नोट कीजिए कि इसमें A, है, इट मीन्स A, सेल्फ सिमेट्रिक होते हैं। B ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक होगा। W A B है इस सेट के अंदर, तो क्या इसका सिमेट्रिक पेयर B A है? ऑफ कोर्स B A B C सेट के अंदर मौजूद है, तो इट मीन्स के ये जो W है ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा, X क्या होगा? X A क्रॉस A है, तो A क्रॉस A में सब होते हैं, इसमें A B B C C भी होंगे, और इसके अलावा इसके सारे सिमेट्रिक पेयर्स भी होंगे। ठीक है जी, तो आप इसके बाइनरी रिलेशन बनाकर चेक कर लीजिएगा, इसमें सारे सिमेट्रिक पेयर्स भी होंगे। तो इट मीन्स के जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो बेसिकली रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो बेसिकली सिमेट्रिक भी होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस एम्प्टी सेट के लिए आप क्या कहेंगे? तो याद रखना है कि ये जो एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट भी आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, और ये सिमेट्रिक भी होता है। रीज़न अगेन डेफिनेशन की आप बात करें तो डेफिनेशन में आपसे ये कहते हैं, अगर मैं उसको आपको पहले डेफिनेशन दिखाऊं, डेफिनेशन में आपसे वापस से ये कहते हैं कि इफ़ B, A बिलोंग्स टू R whenever A, B, यानी अगेन ये इफ़ की कंडीशन है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी क्लास है जिस क्लास के अंदर ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं आपके पास, तो आप ये चेक करें कि A B उस क्लास के अंदर है, तो क्या B A उस क्लास के अंदर है। तो ये कंडीशन इफ़ के लिए। लेकिन सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं ही नहीं, तो उस सेट के अंदर अगर ऑर्डर पेयर्स नहीं हैं तो वो बेसिकली एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि हम इसके अंदर अभी सिमेट्री टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इफ़ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी इफ़ A, B बिलोंग्स टू R ये सेटिस्फाई, क्योंकि A, B इसके अंदर शामिल ही नहीं है। तो चूँकि इसके अंदर शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो एम्प्टी सेट होता है ये कौन सा सेट होता है आपका? ये सिमेट्रिक भी होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है जी, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। और एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। अच्छा जी, सपोज कीजिए कि व्हेन अ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर या मैट्रिसेस की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैन डिटरमाइन इट इज़ सिमेट्रिक और बाय ऑब्जर्विंग वेदर द चेक मार्क्स आर इन दी सेल दैट आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू मेन डायगोनल। तरह इसको समझते हैं। ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, हम उसी एग्जांपल पर आपको वापस मैं लेकर चलूँगा थोड़ी देर के बाद, और हम वहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे जो रिज़ल्ट है वो सिमेट्रिक है, यानी रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास दो रिलेशंस को मैंने यहाँ पर आपके लिए बना कर रखा हुआ है, ये रिलेशन की मैट्रिसेस मैंने फॉर्म की हैं, और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताएं कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है जो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है और कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका सबसे आसान सा तरीका ये है कि ये है आपका लीडिंग डायगोनल। ठीक है जी, आपने रखना है इस लीडिंग डायगोनल को फिक्स, यानी ये डायगोनल चेंज नहीं होगा। फिर आपने इनके सिमेट्रिकल पेयर्स को देखना है कि क्या यानी हर मेंबर्स के सिमेट्रिकल पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी नोट कीजिए कि ये वन है, तो क्या यहाँ पर वन है? ओके जी, यहाँ पर वन है। इसी तरीके से इस डायगोनल को छोड़कर देखिए, यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ भी ज़ीरो है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं ये वन, यहाँ पर भी ये नंबर सेम है। इसी तरीके से अगर आप नोट करें इस ज़ीरो पर ये ज़ीरो और ज़ीरो है। इसी तरीके से इस वन के लिए ये वन और वन है। तो अगर आप नोट करें यहाँ पर, तो अगर आप इस वाली ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को अगर आप ऑब्ज़र्व करें, ये देखिए डायगोनल को छोड़ दें और इस मैट्रिक्स को इन नंबरों को ऑब्ज़र्व करें, और इसी तरीके से आप इन नंबरों को ऑब्ज़र्व करें जो मैं यहाँ पर ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसे अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। अगर आप इन नंबर्स को मेंशन करें, ये देखिए 1 0 1 1 0 1, तो ये भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 0 एंड 1। ठीक है जी, तो अगर आप नोट करें तो ये दोनों के दोनों नंबर सेम हैं। अगर हम अपने इस मैट्रिक्स को इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करें तो आप नोट करेंगे तो इस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने लीडिंग डायगोनल के क्रॉसपॉन्डिंग तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। तो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स सेम है, ये सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं, देख रहे हैं ये सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं,
ये देखिए ये सिमेट्रिकल है, देखिए ये दोनों सेम है। इसी तरीक़े से ये सिमेट्रिकल पेयर है, ये भी देखिए दोनों सेम है। इसी तरीक़े से ये सिमेट्रिकल पेयर है, ये देखिए ये सिमेट्रिकल पेयर्स हैं, ये भी सेम है। सिमिलरली ये सिमेट्रिकल पेयर है, ये भी सेम है, ये भी सिमेट्रिकल। तो ये सारे नंबर्स चूँकि सेम है, यानी तमाम नंबर्स के सिमेट्रिकल पेयर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिकल होगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 1 ठीक है जी, ये सिमेट्रिकल पेयर आपके पास ओके हैं, ये भी आपके पास बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 0 है, यहाँ पर 1 0 है, और यहाँ पर ये नंबर 1 है। तो चूँकि यहाँ पर सिमेट्रिकल पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स ये नॉन सिमेट्रिकल होगी आपके पास, ठीक है जी। तो इस तरह किसी मेट्रिसेस के थ्रू आप सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल को आसानी से पहचान सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की हम बात करें उसका नाम है एंटी सिमेट्री। तो एंटी सिमेट्री को आपने सबसे ज़्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि एंटी सिमेट्री काफ़ी लॉजिकल है। अब एंटी सिमेट्रिक, जैसे कि नाम से पता है कि ये एंटी सिमेट्रिकल होगी, एंटी सिमेट्रिकल होगी, यानी ये एक ऐसी रिलेशन होगी जिसके अंदर सिमेट्रिकल पेयर्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर रिलेशन के अंदर 1, 2 है तो 2, 1 उस रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन एंटी सिमेट्रिक जो होती है वो बेसिकली एक और चीज़ को अलाउ करती है, और वो किसको अलाउ करती है? वो बेसिकली डायगोनल पेयर्स को अलाउ करती है, ठीक है। अगर आप ये बात नहीं समझे तो मैं ज़रा इसको आपको थोड़ा सा एक मैट्रिक्स बनाकर समझाऊँ। मिसाल के तौर पर 1 2 3 1 2 and 3, तो ये जो नंबर होगा आपका 1 1 होगा, ये नंबर आपका 1 2 होगा, ये 1 3 होगा, ये 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3, ठीक है जी। अब ज़रा इस मैट्रिक्स पर गौर कीजिएगा, तो ये तो इसके सिमेट्रिकल पेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल 2 1 1 2 3 1 1 3 3 2 2 3। लेकिन अगर आप नोट करें कि इसके अंदर जो है वो डायगोनल भी मौजूद है। तो अब आपने ध्यान से जो बात सुननी है, जो बताने वाली है कि एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन के अंदर जो है, एक तो ये कि सिमेट्रिकल पेयर्स नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये डायगोनल को अलाउ करता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो डायगोनल को अलाउ करती है। अगर आप नोट करें तो क्या ये डायगोनल सिमेट्रिकल है? बिल्कुल डायगोनल सिमेट्रिकल है। लेकिन एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन के अंदर आपके डायगोनल एलिमेंट्स अलाउ होते हैं, और जो आपके एंटी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं वो अलाउ होते हैं, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक रिलेशन है जिसके अंदर सिर्फ 1 1 2 2 3 3 हैं, तो क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगी? जी, ये रिलेशन बिल्कुल एंटी सिमेट्रिक होगी। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगी? बिल्कुल ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगी। लेकिन सपोज़ कीजिए कि एक आपके पास रिलेशन है जिसमें 2 1 3 1 और 3 2 वाले ऑर्डर पेयर्स हैं, क्या ये जो है वो एंटी सिमेट्रिक होंगे? बिल्कुल ये एंटी सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्रिकल पेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है जी। और आखिरी बात ये कि फॉर एग्जांपल एक सेट है जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 सारे के सारे मौजूद हैं, क्या ये एंटी सिमेट्रिक होंगे? बिल्कुल ये एंटी सिमेट्रिक होंगे। तो एंटी सिमेट्रिक में सारी बातें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल्स भी इंक्लूड है, राइट, और जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट हैं जिनके सिमेट्रिकल पेयर्स ना हो वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन, ठीक है जी। अब ये दो रिलेशंस को, ये जो दो बातें मैंने आपके साथ की है, कौन कौन सी? जिसके अंदर सिमेट्रिकल पेयर्स भी हों, यानी जो डायगोनल्स पेयर्स हैं वो हों, और जो नॉन डायगोनल्स नंबर्स हैं वो नॉन डायगोनल्स नंबर्स के अंदर जो है वो सिमेट्रिकल पेयर्स ना हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं एंटी सिमेट्री में। तो इसको कैसे लिखते हैं? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए सच दैट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ तक हमारी बात है। अच्छा जी, अब जो समझने वाली बात है वो ये, हम ये कह रहे हैं कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी, एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अभी देखें, मैं आपको फ़ौरन कंफ्यूज कर दिया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ए कॉमा बी जो है वो सेट से बिलोंग करना चाहिए, जबकि बी कॉमा ए सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। आपसे कहता हूँ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में होना चाहिए कि जब आपके पास अनलेस ए इज़ इक्वल टू बी, जब तक ए बी के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें दोनों चीज़ें कवर हो गई। अगर आप नोट करें तो इसमें ये डायगोनल भी कवर हो गया, और इसमें ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे ये भी कवर हो गए। कैसे? आप सपोज़ कीजिए कि 1 1 इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस सेट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नोट कीजिए तो 1 1 ए बी है, या बी ए भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर 1 और 1 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो सकती है। 2 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ए बी का मतलब हो गया 2 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2, ये भी हो सकता है।
क्या 3-3 हो सकता है? बिल्कुल 3-3 हो सकता है। अब बात करते हैं क्या इसके अंदर 2-1 हो सकता है? 2-1 हो सकता है। अब अगर आप नोट करें तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 2,1 हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या इसमें 1,2 इस डेफिनेशन में ये बताया गया कि 1,2 भी इसके अंदर होना चाहिए? 1,2 आपको पता है कि 1,2 इस डेफिनेशन में इसके अंदर तो नहीं है, नहीं है। और क्या 1-2 के 2 जो है वो 1 के इक्वल है? बिल्कुल, अगर आप नोट करें तो 2 1 के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसी डेफिनेशन से हमें ये वाला नंबर भी मिल गया। ठीक है जी। तो क्या 2-1 इसके अंदर होगा? अगर आप नोट करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही। इसे हम कहते हैं कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। आगे चलकर आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्या 2-1 इसके अंदर हो सकते हैं? आप कहेंगे भाई 2-1 इसके अंदर नहीं हो सकते हैं क्योंकि 1 तो 2 के बराबर नहीं है। तो चूंकि 1 2 के बराबर नहीं है तो ये इसलिए नहीं हो सकते हैं, और इसके अंदर 1 2 भी मौजूद नहीं है। अब सपोज कि अगर इसके अंदर 2-1 है, राइट, और इसके अंदर 1 2 भी मौजूद है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं एंटीसिमेट्रिक जब 1 और 2 बराबर हो। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि भाई चूंकि 1 और 2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगा। तो क्या आप मेरा ये पॉइंट समझ गए? इस डेफिनेशन की ब्यूटी ये है कि इस डेफिनेशन में दोनों ही चीज़ें आसानी से कवर हो रही हैं, कि इसमें सिमेट्रिकल भी आ रहा है और इसमें जो नॉन सिमेट्रिकल एलिमेंट है वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। समझ आ गई? अच्छा जी, ये बताएं कि 3,1 इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो फुलफिल करता है? बिल्कुल करता है। 3,1 का मतलब ये है कि आपके पास भाई 3,1 है जो आर से बिलोंग करते हैं। ओके, क्या 1,3 है आपके पास? आप कह रहे हैं नहीं भाई 1,3 तो इससे बिलोंग नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ट्रू है। और आखिरी बात ये है कि क्या 2 और 1 जो है वो इक्वल है, सॉरी 3 और 1 इक्वल है? आप कह रहे हैं नॉट इक्वल है। ठीक है जी। तो आप देखें कि इसी डेफिनेशन से आपने नॉन सिमेट्रिकल पेयर को भी लिख लिया और सिमेट्रिकल पेयर्स को भी लिख लिया, यानी डायगोनल्स को भी इंक्लूड कर दिया और नॉन डायगोनल्स को भी इंक्लूड कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आप जो है वो एंटी सिमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स सिर्फ डायगोनल हो सकते हैं, वेलकम, ठीक है जी। सिर्फ इसके अंदर जो है वो नॉन डायगोनल नॉन सिमेट्रिक पेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और तीसरा केस ये है कि इसमें जो डायगोनल हैं वो भी हो सकते हैं और नॉन डायगोनल नॉन सिमेट्रिक पेयर जो हैं वो भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो ये तीनों के, और इस डेफिनेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं, क्या है कि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा देन से अच्छा वर्ड ये है कि इसकी जगह लिख दिया जाए अनलेस ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक a और b एक दूसरे के इक्वल ना हो। ठीक है, तो अगर आप नोट करेंगे तो 1,2 के लिए कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, जबकि 1,1 के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है। तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स इसमें होंगे। चलिए आगे और हम डिस्कस करते हैं इसको। सपोज कीजिए कि लेट आर बी द बाइनरी रिलेशन ऑन आर। अच्छा, एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी बात को। एंड आर इज सेट टू बी इन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ a, b बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट b, a इज नॉट, वही बात, अनलेस a इज इक्वल टू b। ठीक है जी। तो यही वाली बात जो मैंने बताई है, यानी ये समझ लें कि आपकी एक तरह से मेन डेफिनेशन है, उसको आप दो तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, ये देखिए इधर, हाँ जी, ये बात हो गई। अच्छा, आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स बोथ a, एंड b, बिलोंग्स टू r, देन इट मस्ट बी a इज इक्वल टू b। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली दो बातें हैं जो एक ही डेफिनेशन में बंद की जा रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई a, b और b, a सिर्फ और सिर्फ दोनों के दोनों अगर एक सेट से बिलोंग करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू b हो। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके सारे डायगोनल्स एलिमेंट्स भी आ गए और आपके सारे नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स जो नॉन सिमेट्रिक हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है जी, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी इसी के अकॉर्डिंग ट्रू होगी। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ़ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r विच इम्प्लाइज दैट, और ये क्वांटिफायर्स कहलाते हैं, आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे इसको, a इज इक्वल टू b। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब a और b के बराबर हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। अब ज़रा हम इसको समझते हैं। तो मैं ज़रा एंटी सिमेट्रिक को जल्दी से कंक्लूड करूँ तो एंटी सिमेट्रिक के अंदर जो आपके डायगोनल्स एलिमेंट हैं वो भी शामिल हैं, और जो आपकी ये सारे नॉन डायगोनल्स हैं, जो आपके नॉन डायगोनल्स एलिमेंट हैं, मिसाल के तौर पर ये भी नॉन डायगोनल्स है, जिनके सिमेट्रिकल पेयर्स मौजूद ना हो वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। यानी 1-2 हो, 2-1 ना हो, 3-1 हो, 1-3 ना हो, बट 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है। ठीक है जी। तो एंटी सिमेट्रिक के अंदर हमें एक छोटी सी चीज़ ये मिलती है। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ टेस्ट टू बी परफॉर्म, जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, टू बी परफॉर्म ऑन अ पेशेंट इन एन हॉस्पिटल and let R be the binary relation on A such that if A, B is in R,
ठीक है जी। हम ये कह रहे हैं कि ए जो है वो आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं जो आपको पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर यूजुअली परफॉर्म किए जाते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट ए है वो मस्ट बी परफॉर्म बिफोर टेस्ट बी। ठीक है जी, टेस्ट ए को टेस्ट बी से पहले ही परफॉर्म होना है। तो क्या ये रिलेशन जो है, यानी आपका जो ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको ये बताऊँ कि यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज़ कीजिए कि भाई आप ये कह रहे हैं कि ए कॉमा बी ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि सच दैट कि ए मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी, तो ए को बी से पहले परफॉर्म होना है, सिर्फ यहाँ पर वो नंबर्स आ सकते हैं। तो क्या ये रिलेशन आपका जो है वो एंटी सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप ये कह रहे हैं कि टेस्ट ए जो है वो परफॉर्म होगा टेस्ट बी से, यानी ए कॉमा बी। तो क्या यहाँ पर बी कॉमा ए हो सकता है? ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब ये होता है अगर बी कॉमा है तो इसका मतलब है बी ए से पहले परफॉर्म होगा। तो क्या बी ए से पहले परफॉर्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि टेस्ट ए मस्ट बी परफॉर्म बिफोर टेस्ट बी। Clearly, if test A must be performed before test B, then test B जो है must not be performed before test A। अगर A B से पहले परफॉर्म होता है तो ये बात कंपलसरी होगी कि B A से पहले परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है जी। परफॉर्म फॉर टू डिस्टिंक्ट टेस्ट A एंड B, जो दो डिस्टिंक्ट टेस्ट हैं उनके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट टेस्ट की बात हो रही है। हाँ, अगर आपके पास यूँ समझ लें कि सेम टेस्ट हैं तो फिर ये काम हो सकता है, ए बी के बराबर आ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है आपकी, ये रिलेशन एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी जर्नल एग्जांपल्स हैं, इनकी अगर आपको इनकी थ्योरी समझ आ जाए तो आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं चीज़ों को। एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि a बी द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड r बी द बाइनरी रिलेशन ऑन a सच दैट a, b इज इन r if and only if a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b। तो आप बताएं कि वो बाइनरी रिलेशन जहाँ पर a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b होगा, क्या ये बाइनरी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगी? तो आप ये नोट करें कि इस प्रॉब्लम के अंदर a ग्रेटर देन b यानी a ग्रेटर देन b हो सकता है और a इज इक्वल टू b हो सकता है। तो क्या 1,1 फॉर इंस्टेंट इसमें शामिल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू बी भी है। क्या 2,1 इसमें होगा? बिल्कुल 2,1 भी हो सकता है, क्योंकि a ग्रेटर देन b है। लेकिन क्या 1,2 इसके अंदर होगा? इसके अंदर 1,2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन a ग्रेटर देन b की है। तो इसका मतलब ये है कि क्या इसमें सिमेट्रिकल पेयर्स होंगे? सिमेट्रिकल पेयर्स होंगे। देखिए जी, तो इसमें सारे ये वाले नंबर्स भी होंगे। सपोज़ 1,1 होगा, सपोज़ 2,2 होगा, सपोज़ 3,3 हो सकता है। ठीक है जी, इस तरह के सारे नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, और इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स होंगे जिनका एक्स पार्ट बड़ा होगा? फॉर एग्जांपल 2,1 हो सकता है, और इसमें फॉर एग्जांपल 3,1 हो सकता है, फॉर एग्जांपल 3,2 हो सकता है, एंड सो ऑन काफ़ी। लेकिन इनके जो सिमेट्रिकल पेयर्स है वो नहीं हो सकते, यानी 1,2 नहीं हो सकता इस सेट में। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आपको ये बताती है कि a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b है। इसी तरीक़े से इसमें 1,3 नहीं हो सकता इसका सिमेट्री, इसी तरीक़े से 2,3 नहीं हो सकता इसका सिमेट्री। तो अगर आप नोट करें तो ये एक ऐसी रिलेशन बनकर आ रही है जिसके अंदर डायगोनल्स एलिमेंट भी शामिल है और तमाम के तमाम नॉन डायगोनल्स एलिमेंट जो नॉन सिमेट्रिकल थे वो भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है जी, तो इस तरह की मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है ताकि आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिस्क्रीट मैथ के लिए। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। वो एग्जाम्पल है, सपोज़ कीजिए कि आपके पास जो है वो, स्क्रीन स्क्रॉल कर लेता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक सेट है ABC और एक सेट है और इसका एक बाइनरी रिलेशन है A, A एंड BB, और सपोज़ कीजिए कि एक बाइनरी रिलेशन है AB, AC और CA। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा बाइनरी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है। तो अगर आप नोट करें तो AA एंड AA का जो आंसर है वो A होगा, एंड A इज़ इक्वल टू A एंड B इज़ इक्वल टू B। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो ऑफ कोर्स कि ये एस एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी, तो ये एस एंटी सिमेट्रिक भी होगा, और अगर आपने मेरी सिमेट्रिक की डेफिनेशन को ठीक से देखा है तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशन ऐसे हो सकते हैं जो सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तीनों के तीनों हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए बताइए एन के लिए आप नोट करें तो ए बी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बी ए प्रेजेंट नहीं है, बी ए मौजूद नहीं है। ठीक है जी, इसका लेकिन ए सी है और सी ए, इसका तो सिमेट्रिक पेयर एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, इसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है, वेलकम, ठीक हो गया, यहाँ तक बात ठीक है।
लेकिन आप ये नोट करें कि इसका सिमेट्रिकल पेयर मौजूद है, AC है और इसका सिमेट्रिकल पेयर CA मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर इसके अंदर से CA को रिमूव कर दिया जाए तो हाँ, तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। तो बी द बाइनरी रिलेशन ऑन A सच दैट नोट दैट S इज़ बोथ सिमेट्रिकल एंड एंटी सिमेट्रिक, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है जी, और N जो है वो नाइदर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। नोट कीजिए, सिमेट्रिक होने के लिए ज़रूरी है कि AB का पेयर मौजूद हो, और ये ना ही आपका एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है कि ये CA वाला एलिमेंट इसके अंदर मौजूद ना हो। तो हम कह सकते हैं कि ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है। तो उम्मीद है कि आपको एंटी सिमेट्रिक समझ आ गई होगी। मैं ज़रा इसको कंक्लूड करूँ। भाई देखें, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो अलाउ है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जिनका सिमेट्रिकल पेयर्स जो हैं वो अवेलेबल ना हो, उस सेट से बिलोंग ना करें, वो अलाउ है। सपोज 1 3 है 3 1 ना हो, 2 1 है 1 2 ना हो, 4 1 है तो 1 4 ना हो। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो अलाउ है, वो उस रिलेशन में पार्ट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप नोट करें तो ये एक ऐसी रिलेशन है जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल की बात हो रही है, नो प्रॉब्लम, ये एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। और फॉर एग्जांपल ये अगर मैं CA को सपोज करो थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूं, तो ये एक ऐसी रिलेशन है जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट यूज़ किए गए हैं, लेकिन इसके नॉन सिमेट्रिक पेयर्स के साथ। जैसे AB है BA नहीं है, AC है CA ना हो, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम फॉरगेट कर दें तो इसका मतलब है कि अगर सिर्फ इन दो की बात करें तो ये भी आपके एंटी सिमेट्रिक हो सकती है। और ये दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं, यानी एक ऐसा रिलेशन भी हो सकता है में AA BB भी हो, AB भी हो और AC भी हो, हाँ तो ये रिलेशन भी आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। तो एंटी सिमेट्रिक में ही दोनों बातें आती हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, क्योंकि वीडियो की लेंथ हमारी बढ़ गई है काफ़ी, लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर ही चारों रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे चलकर वॉर्शल एल्गोरिथम की बात करेंगे या फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ व्हेनेवर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R देन A, C बिलोंग्स टू R। ठीक है जी, यानी आप जो है वो सेट जो पहला ऑर्डर पेयर है आप उसे पिक कर लें जिसके अंदर A, B लिखा हो, और दूसरा ऑर्डर पेयर वो पिक कर लें जिसमें पहले सेट का जो लास्ट मेंबर है वो सेकंड ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर हो, और फिर आप इनको आपस में रिलेट कर लें और फिर ये चेक करें कि क्या AC भी इस सेट से बिलोंग करता है। अगर इस तरह का बिलोंग करता है तो इट मीन्स ये रिलेशन आपकी कौन सी होगी, ट्रांजिटिव। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल A, B एंड C, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। तो ये इस चीज़ को इम्प्लाइज करे कि AC भी R से बिलोंग करता हो। तो अगर AC भी R से बिलोंग करता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलो पहले तो कुछ जनरल एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जनरल एग्जाम्पल की बात ये है कि लेट A बी द set of a people and R be the binary relation on R such that A, B is in R if and only if। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि A जो है वो if and only if A is ancestor of B, तो A is a ancestor of B, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो आपका ट्रांजिटिव होगा? तो आप कहेंगे जी ये बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि A is a ancestor of B, इसका ये मतलब है कि B is a ancestor of C, बिल्कुल ठीक है, और इसका ये मतलब है कि A is a ancestor of C। ठीक है जी, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि हम कह रहे हैं कि A is a ancestor of B। ठीक है जी, और फिर हम ये कह रहे हैं ऑफ कोर्स कि B is a ancestor of C। तो ये बात बहुत कॉमन है कि वे जो A जो है वो भी बेसिकली बिलोंग करेगा C के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि A is a ancestor of C। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई कि A इज़ अ एंसेस्टर ऑफ B ऑफ कोर्स, देन B इज़ अ एंसेस्टर ऑफ C, तो इसका मतलब है कि A भी जो है वो C का एंसेस्टर होगा। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन कौन सी हो गई, आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन हो गई। लेकिन इसी के कन्वर्सली सपोज कीजिए कि एक बड़ी वियर्ड एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि A इज़ अ फादर ऑफ B, तो क्या ये रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव होगी? बिल्कुल ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बात ठीक है जो A इज़ अ फादर ऑफ B, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक हो गई, और B इज अ फादर ऑफ C, ठीक है जी, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये नहीं हो सकता कि A जो है A इज ऑल्सो फादर ऑफ C, तो ये नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि A, B बिलोंग्स टू R। ठीक है जी, ये भी बात समझ आ गई है कि B, A बिलोंग्स टू B,
सी बिलोंग्स टू आर, ये भी बात ठीक है, बट नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ए कॉमा सी डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन आपकी कौन सी होगी, ये रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रांजिटिव का केस अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कुछ एक सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की थी रिफ्लेक्सिव के लिए, अभी हम उसको ही डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि सेट थ्योरी के फॉर्मेट के ऊपर आपको और अच्छा समझ आ सके कि हमने रिलेशन को कैसे ट्रांजिटिव चेक करना है। तो अब हम बात करते हैं इररिफ्लेक्सिव। ये दो बहुत आसान सी रिलेशन है। इररिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव ना हो। मिसाल के तौर पर एक ऐसी रिलेशन जिसमें ए बी बी सी सी डी डी बिलोंग ना करते हों आर से, तो उस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, सिंपली इररिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। Consider a binary relation R on a set A. The relation R is called irreflexive if for every A in set A such that A, A does not belongs to R, then यानी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव ना हो तो वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव हो सकती है। 1 2 3 and 4 सपोज कीजिए कि एक रिलेशन ड्रॉ करते हैं 1 2 2 1 3 1। अगर आप नोट करें तो इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि A डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव। यानी रिफ्लेक्सिव का जो रिवर्स है वो बेसिकली इररिफ्लेक्सिव है। इसी तरीके से एक आखिरी बात हम करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक के अंदर आपके जो एंटीसिमेट्रिकल पेयर्स हैं वो अलाउ होते हैं और इसके साथ साथ डायगोनल अलाउ होता है, बट एसिमेट्रिक के अंदर डायगोनल अलाउ नहीं होता। बस ये डेफिनेशन है। कंसीडर अ बाइनरी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। Relation R is called asymmetric relation if for every A, B belongs to R implies that B, A does not belongs to R। तो इसके अंदर A, B हो, B, A ना हो, तो क्या इसके अंदर 1, 1 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 2, 2 नहीं हो सकते हैं, 3, 3 नहीं हो सकते हैं, 4, 4 नहीं हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो अलाउ नहीं है। सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो भी जिनका सिमेट्रिकल पेयर एग्जिस्ट ना करता हो, वो अलाउ है। तो इस रिलेशन को कहते हैं एसिमेट्रिक। मिसाल के तौर पर 1 2 3 and 4, अब ये लिखा हुआ है 1 2 2 1 and 3 2, तो क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक रिलेशन है? चेक करते हैं। नए नोट कीजिए कि 1 2 है और इधर जो है वो 2 1 भी है। ठीक है जी, 2 1 है, यहाँ तक तो ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर आप नोट करें कि ये 3 2 है और इसका 2 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है, देखें 2 3 नहीं है, तो चूँकि यहाँ पर 2 3 नहीं है तो इस रिलेशन को हम कह सकते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन सपोज़ अगर इसी रिलेशन को हम फर्दर इसके अंदर जो है वो हम आपके लिए डाल दें, फॉर एग्जाम्पल इसी रिलेशन के अंदर अगर मैं 1, 1 और फॉर एग्जांपल 2, 2 भी डाल दूं, तो क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक रिलेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर 1 1 अलाउ नहीं है, 2 2 अलाउ नहीं है, डायगोनल एलिमेंट अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि टेक्निकली एक तरह से ये सिमेट्रिकल पेयर्स होते हैं। A, B यानी 1 1 और 1 1 बेसिकली ये सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है जी, तो एंटी सिमेट्री और एसिमेट्री, उम्मीद है कि आपको इसकी डिफरेंस समझ आ गया होगा। मैं इसको ज़रा जल्दी से कंक्लूड करूँ। एंटी सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल अलाउ है और नॉन डायगोनल वो एलिमेंट अलाउ है जिनका सिमेट्रिकल पेयर्स मौजूद ना हो, राइट। और एसिमेट्रिक के अंदर आपके डायगोनल अलाउ नहीं है, ठीक है जी, और नॉन डायगोनल में वो एलिमेंट अलाउ है जिनका सिमेट्रिकल पेयर मौजूद ना हो, तो इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे। इस एग्ज़ाम्पल को हम देख लेते हैं। अब मुझे आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन सी रिलेशन जो हैं वो आपकी जो है वो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं या एंटी सिमेट्रिक हैं। तो ये है आपके पास। तो मैं, चूँकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपके लिए कवर करूँगा। जब तक आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कीजिए, हम इसका आंसर जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर के अंदर ये जो 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव A, बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक A, B बिलोंग्स टू R and B, A बिलोंग्स टू R, and then anti-symmetric A, belongs to R, B, A does not belongs to R unless A is equal to B, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव, AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R, then irreflexive AA does not belongs to R, then asymmetric AB belongs to R, then BA is not belongs to R। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई हैं तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर को लर्न कर लिया है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ ज़रूर देखिएगा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेशंस की, जो हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा इसकी नीड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।